ये दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ। बच्चों आज हम कक्षा 9 के विषय विज्ञान में पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग 1 पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस भाग में हम कौन कौन से मुख्य शिक्षण बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं बच्चों। प्रस्तावना हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी और कोशिका सिद्धांत क्या है। विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन पढ़ेंगे, जिसमें हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकाओं की आकृति और आकार कितने प्रकार की होती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका में कौन कौन से प्रमुख अंग पाए जाते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर जो प्रमुख अंग हैं उसमें कोशिका झिल्ली, संरचना एवं कार्य, कोशिका झिल्ली द्वारा परिवहन जिसमें विसरण और परासरण है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के संरचना एवं कार्य पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख कोशिकांग है हमारा केंद्रक, उसकी संरचना एवं कार्य पढ़ेंगे। और अंत में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उसमें क्या अंतर होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा और इसको क्या नाम दिया, सेल, या इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। बच्चों ये जो कॉर्क है ये एक वृक्ष की छाल होती है जिसके कोशिकाएं होती हैं, जिसमें छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। और उसने पाया रॉबर्ट हुक ने कि इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी इकाई आपस में जुड़ के एक संरचना बना रही हैं और इसको इसने नाम दिया सेलुला। छोटे छोटे कोष्ठक पाए गए जिसको उसने कहा सेलुला, और इसका अर्थ होता है छोटे कमरे। बच्चों जिस तरह से कोई एक इमारत बनती है जिसमें हम ईंट का, मोरंग का, सीमेंट का, बालू का प्रयोग करते हैं, फिर उस ईंट की सहायता से हम दीवार बनाते हैं और फिर पूरा मकान या इमारत का निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है जिसको हम कोशिका या सेल कहते हैं। बच्चों कोशिका के संबंध में जितने भी तथ्य थे उसको 2 वैज्ञानिक शील्डन और श्वान ने संकलित करा और उसको कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु देखिए बच्चों। पहला है प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली इकाइयों से बना होता है जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। सभी जीवों का जो शरीर है वो कोशिका से निर्मित होता है। दूसरा बिंदु दिया, कोशिका जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। बच्चों आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सभी जो प्राणी हैं, सभी जो जीव हैं, उनकी सबसे छोटा जो इकाई है उसको हम कहते हैं कोशिका। बहुत सारी समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब ये बहुत सारे अंग तंत्र हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं तो इस तरह से हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शरीर की मौलिक इकाई क्या हुई, कोशिका। जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिसको हम कोशिका कहते हैं। तो इस तरीके से कोशिका हमारे शरीर की एक संरचनात्मक इकाई होती है।
अब क्रियात्मक का अर्थ यहाँ पे क्या है? कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं जिनका विशिष्ट कार्य होता है, और सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं इन्हीं कोशिकांगों के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से कोशिका जो है वो क्रियात्मक इकाई भी होती है। तीसरा बिंदु, कोशिका में वे सभी भौतिक, रासायनिक और आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इस तरीके से कोशिका जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के योग्य बन पाती है। फिर जो चौथा बिंदु है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती, मतलब स्वतः नहीं बनती हैं बल्कि पूर्व जो पहले से ही कोशिकाएं उपस्थित हैं उन्हीं में विभाजन के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसको दिया था रॉबर्ट वर्च्यू नाम के वैज्ञानिक ने। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कॉर्क के टुकड़ों में कोशिका की खोज करी, और उसके बाद शील्डन और श्वान और रॉबर्ट वर्च्यू ने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सारे तथ्यों को संकलित करा और एक कोशिका सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करा। बच्चों, अब हम देखेंगे कि विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन किस प्रकार से होता है। विभिन्न जीवों में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक कोशिकीय जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है और श्रम विभाजन नहीं होता, अर्थात इसमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये अधिकतर निम्न श्रेणी के प्राणी हैं। जैसे ये है अमीबा, इसका ये मध्य में केंद्रक है। तो ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये इसका संपूर्ण शरीर जो है वो सारी जैव रासायनिक क्रियाएं करता है। इसमें अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, एक ही कोशिका है और वही कोशिका एक संपूर्ण शरीर है और एक जीव के रूप में है जो सारी जैव रासायनिक क्रियाएं करता है। इसके बाद है बच्चों दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जो है वो उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। इस तरीके से इसमें श्रम विभाजन हम देख सकते हैं, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे ये प्याज की झिल्ली का उदाहरण है। इसमें देखिए कोशिकाएं जो हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, इसके मध्य में ये केंद्रक है और ये प्याज का कोशिका का निर्माण करती हैं। इस तरीके से जो बहुकोश के जीव हैं, अधिकतर जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं जैसे कवक है, पादप है, जंतु है, इनमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं यानी कि इनका जीव, ये जीव जो है इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और वो जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, अलग अलग तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज कौन कौन सी हुई। सन 1665 से लेके 1940 तक के जो प्रमुख खोज हुई हैं कोशिका के संबंध में, उसको आज हम जानेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में, अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्क के टुकड़ों में कोशिका की खोज करी। फिर लीवनहॉक ने 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज करी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया कि केंद्रक जो है वो मध्य में कोशिका के पाया जाता है। इसके बाद शील्डन और श्वान दो वैज्ञानिक थे जो अभी मैंने बताया, इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि सभी पौधे तथा जंतुओं में कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद 1839 में जेई पुरकुंजे ने कोशिका के द्रव तत्व के लिए जीव द्रव शब्द का प्रतिपादन किया और बताया कि कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ है उसको हम जीव द्रव कहते हैं। 1855 में रॉबर्ट वर्च्यू ने, जो अभी मैंने आपको पहले बताया, कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं।
इसके बाद 1940 में नॉल एंड रस्क नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करी। इससे क्या हुआ कि जो और अधिक जटिल संरचनाएं हैं उसको अध्ययन करने में हमें सहायता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से ये सारी खोज जो हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना देती हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि कोशिकाओं में क्या आकार और आकृति पाई जाती है। भिन्न भिन्न जीवों में बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आकार और आकृति हमें पाई जाती है। बहुत अधिक भिन्नता हमें इसमें दिखाई देती है और स्थिति एवं कार्यों के आधार पर कोशिका भिन्न भिन्न आकार की हो सकती हैं। बच्चों, इसकी आकृति अस्थिर भी हो सकती है। अस्थिर मतलब जो लगातार बदलती रहती है। इसका उदाहरण है अमीबा। और स्थिर आकृति की भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम इसका आकार देखें तो ये गोल, लंबी, बेलनाकार, अंडाकार, घनाकार, बहुभुजीय, ताराकार, द्वितल, फीताकार, तश्तरीनुमा एवं आयताकार आदि हो सकती। तो आपने देखा इसमें कितनी अधिक भिन्नता हमें दिखाई देती है। और बच्चों, जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा मानी जाती है। माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा माना जाता है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। बहुकोश के जीवों में बच्चों एक ही जीव में कई आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ जो ये चित्र बना हुआ है ये मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं हैं। जैसे देखिए ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ये द्वितल आकार की होती हैं। स्मूथ मसल सेल्स जो चिकनी रेखित पेशियां हैं ये देखिए तरकू रूपी शेप की होती हैं। और ये तंत्रिका कोशिका है जो ऊपर से जो है ताराकार होती है और नीचे से फीताकार होती है। इसके अलावा जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम WBC कहते हैं, ये अनियमित आकार की होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों जीवों में जो कोशिकाएं हैं उनका आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन किस प्रकार बनता है। वो कौन कौन से अंग हैं जो मिलकर कोशिका को एक संपूर्ण जीवित इकाई बनाते हैं। बच्चों, कोशिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं, बाह्य आवरण, दूसरा है जीवद्रव और तीसरा है कोशिकांग। बाह्य आवरण जो है बच्चों, जैसे नाम से पता चल रहा है, कोशिका का बाहरी परत होती है और ये कोशिका कला और कोशिका भित्ति 2 रूप में पाई जाती है। कोशिका कला बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। बाह्य आवरण का कार्य अगर हम देखें तो बाह्य आवरण जो है कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और कोशिका द्रव में जितने भी कोशिकांग हैं उनकी सुरक्षा करता है। तो इसके 2 कार्य हो गए, एक तो आकार प्रदान करना और दूसरा हो गया सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है बच्चों जीव द्रव। जीव द्रव को भौतिक जीवन का आधार कहते हैं, क्योंकि जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब इस जीव द्रव में ही संपन्न होती हैं। जीव द्रव बच्चों 2 द्रव से मिलकर बनता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव जो है वो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जितना तरल पदार्थ होता है उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव क्या है, जो केंद्रक के अंदर, केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है जो तरल पदार्थ, उसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये दोनों मिलकर जो है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये मिलके जीव द्रव का निर्माण करते हैं। इस चित्र में देखिए सबसे बाहरी जो है ये पादप कोशिका का चित्र है। इसमें सबसे बाहरी जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है ये, और प्लाज्मा झिल्ली और ये जो केंद्रक है मध्य में, इसके जो केंद्रक झिल्ली है, ये जितना भी तरल पदार्थ है ये सब क्या कहलाता है बच्चों, कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर जो है जो द्रव है, जो तरल पदार्थ है, उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। तो इस तरीके से ये केंद्रक द्रव
और ये कोशिका द्रव मिलकर संपूर्ण जीव द्रव जो होता है कोशिका में उसका निर्माण करते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं जो तीसरा प्रमुख अंग है कोशिका का, वो है कोशिकांग। कोशिकांग जो हैं विशिष्ट घटक होते हैं कोशिका के, और ये महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कोशिकांग बच्चों जो हैं वो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक कलीय या कला अनुपस्थित, यानी कि वो कोशिकांग जिनमें इकहरी झिल्ली पाई जाती है बाहरी सतह पे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए इकहरी झिल्ली वाले में लाइजोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय और रिक्तिकाएं। इसको हम रसधानियां भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है प्रकार वो है द्विकली, यानी कि इन कोशिकांगों की बाहरी कोशिका पे जो बाहरी झिल्ली है वो दोहरी झिल्ली होती है, दो परत वाली होती है। तो इसमें कौन कौन से कोशिकांग आते हैं, इसमें आता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर हम इस कोशिका का पूरा चित्र देखें तो कोशिका का पूरा संरचनात्मक संगठन हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा। सबसे बाहरी बच्चों बाह्य आवरण बनाता है कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। फिर इसके अंदर ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव पाए जाते हैं। इसके बाद ये कोशिका द्रव में जितने भी ये कोशिकांग हैं, चाहे वो एक कलीय हैं चाहे वो दो कलीय हैं, इसी कोशिका द्रव में विस्तृत रहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये हरित लवक है, क्योंकि पादप कोशिका है तो इसमें हरित लवक पाया जाता है। मध्य में केंद्रक होता है, गोल्जी काय होता है, ये एक कलीय संरचना होती है, एक गहरी झिल्ली की होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स होते हैं कोशिका द्रव में, और हरित लवक जो यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा ये रिक्तिकाएं होती हैं जो बड़े बड़े आकार की होती हैं, खास तौर से पादप कोशिका में। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि जो सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग और इसके ये झिल्ली होते हैं। कोशिकांग जो हैं कोशिका को जीवित रखते हैं, जिससे वो एक संपूर्ण मौलिक इकाई बन पाती है, और ये ऐसा संभव हो पाता है क्योंकि ये जो कोशिकांग है और ये जो झिल्ली है इनकी एक विशिष्ट संरचना होती है। बच्चों ये बहुत रुचिकर तथ्य है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें लगभग एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर ये इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोशिका क्या कार्य कर रही है या वो कोशिका किस जीव में पाई जाती है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो प्रमुख अंग पाए जाते हैं उनकी क्या संरचना और कार्य है। इसको हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को उसके बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही पतली, लचीली और लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब है बच्चों वसा और प्रोटीन। दूसरा ये अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली मतलब सारे पदार्थों को अपने अंदर नहीं आने देती, कुछ विशिष्ट या चयनित पदार्थों को ही अपने अंदर प्रवेश करने देती है। और हम कार्य देखें इसके तो पहला कार्य है कि ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनको ये सुरक्षित रखती है, और चयनात्मक पारगम या अर्धपारगम झिल्ली होने के कारण ये चयनित या विशिष्ट पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। इसके अलावा ये कोशिका के पदार्थों के परिवहन को भी नियंत्रित करती है। बच्चों जैसे अभी बताया आपको कि ये बहुत ही लचीली झिल्ली है, तो वो एक कोश के जीवों में इसका जो प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन है इसको बाह्य वातावरण से भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में इसकी सहायता करता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण। ये देखिए अमीबा में होता है, जैसे ये अमीबा है, यहाँ पे कोई भोज पदार्थ है, ये प्लाज्मा झिल्ली भोज पदार्थ के पास आ जाएगी और धीमे धीमे ये जो भोज पदार्थ है ये कोशिका के इसके अमीबा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरीके से ये अंतःग्रहण की
प्रक्रिया इसको हम कहते हैं, जिसके द्वारा एक कोश के जीव अपने भोज्य पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इस तरीके से कोशिका झिल्ली पोषण में भी सहायता करती है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन। प्लाज्मा झिल्ली जैसे अर्धपारगम झिल्ली है, तो इसके द्वारा दो प्रक्रियाओं द्वारा परिवहन संभव हो पाता है। पहला है बच्चों विसरण और दूसरा है परासरण। विसरण में पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करते हैं। तो इसमें दिशा आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का या अणुओं का गमन होता है। विसरण की प्रक्रिया बच्चों कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और बाहर जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से कोशिका के अंदर विसरण के माध्यम से प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोशिका के अंदर CO2 ज़्यादा मात्रा में हो गई और CO2 एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसको बाहर निकालना आवश्यक है और बाहरी वातावरण में CO2 की मात्रा कम है, तो ये CO2 कोशिका से अंदर से बाहर की ओर गमन करेगी और कोशिका के बाहर विसरण की प्रक्रिया के द्वारा हो जाएगी। तो इस तरीके से विसरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद बच्चों दूसरा है परासरण। परासरण में जल या विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। अब इसमें देखिए विसरण और परासरण में मुख्य अंतर क्या है कि विसरण में पदार्थ के अणु हो सकते हैं, इसमें जल या विलायक के अणु होते हैं। विसरण में अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, लेकिन परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होती है जिसके द्वारा अणु गति करते हैं। अब इसमें देखिए सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अल्परासरणी विलयन, समपरासरी विलयन और अति परासरणदाबी विलयन। तो इस तरीके से अल्परासरणदाबी विलयन, समपरासरी विलयन और अति परासरणदाबी विलयन, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। और इन विलयन में अगर हम किसी कोशिका को रखते हैं तो उस कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आपके किताब में जो है किशमिश दी है और जो कवच रहित अंडा है उसका उदाहरण दिया गया है। जब हम किशमिश को अल्परासरणदाब विलयन में रखेंगे, यानी कि बाहर जो है जल के अणु ज़्यादा हैं और अंदर कोशिका के कम हैं, तो जल के अणु जो हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करेंगे और हम देखेंगे कि किशमिश फूलने लगेगी, किशमिश फूल जाएगी परासरण की क्रिया के द्वारा। समपरासरी विलयन में अगर हम किशमिश को रखेंगे तो जल के अणु गति तो करेंगे, लेकिन जो है किशमिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सांद्रता है जल की वो अंदर और बाहर दोनों समान है, तो शुद्ध गति जो होगी अणुओं की वो शून्य होगी। और अगर हम अति परासरणदाबी विलयन में किशमिश को रखते हैं जिसमें सांद्रता ज़्यादा है, बाहर और कोशिका में अंदर कम है, तो जल के अणु कोशिका से फिर बाहर की ओर गति करने लगेंगे और कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। तो इस तरीके से विसरण जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और परासरण जो है वो कोशिकीय जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें जल ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है बच्चों कोशिका भित्ति। ये सबसे बाहरी परत होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चारों ओर सेलुलोज की बनी दृढ़ एवं मत आवरण होता है, इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। अब हमने इसमें किताब में आपके दिया है कि रियो की जो पत्ती है उसको अगर हम नमक और चीनी के घोल में रखेंगे तो देखेंगे कि जो कोशिका के अंदर का पदार्थ है वो संकुचित हो जाता है परासरण के द्वारा और जल की हानि होती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव कुंचन। लेकिन अगर हम इसकी पत्ती को उबाल लेंगे और फिर देखेंगे
कि इसमें जीव द्रव कुंचन की क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हम पत्ती को उबालते हैं तो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और फिर उसमें परासरण की क्रिया नहीं होती। इसलिए केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। इसके कार्य देखें, ये सुरक्षात्मक परत है। बैक्टीरिया, कवकों और पादपों की कोशिकाओं को अगर हम तनु विलयन में रखते हैं तो वो फूल जाते हैं, उनके फटने का डर रहता है, तो उन्हें बिना फटे उनके आकार बनाए रखने में सहायता करती है। कोशिकाओं को सूखने से बचाती है कोशिका भित्ति। इसके अलावा पौधों को सीधा खड़ा और दृढ़ खड़ा रखने में, दृढ़ता प्रदान करने में कोशिका भित्ति सहायता करती है। इसके बाद है बच्चों केंद्रक। एक केंद्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी कोशिका के मध्य में पाया जाता है और ये हमारे कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। जैसे मस्तिष्क होता है नियंत्रण कक्ष हमारे शरीर का, वैसे ही कोशिका का ये नियंत्रण कक्ष है। अगर हम कोशिका को आयोडीन, सैफ्रोनिन और मैथिलीन ब्लू से स्टेन करते हैं तो हम इसको अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसकी प्रमुख संरचनाएं अगर हम बाहर से अंदर की ओर चलें तो इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक। ये बाह्य है, ये आंतरिक है। इसके अंदर जितना भी पदार्थ है ये केंद्रीय प्लाज्म या हम इसको केंद्रक द्रव भी कहते हैं। अच्छा, ये जो झिल्ली है बच्चों देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक सी नहीं है, बीच बीच में इसमें छिद्र हैं। देखिए इसको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र और मध्य में इसमें पाया जाता है केंद्रिक। केंद्रक प्लाज्म में या केंद्रक द्रव में बहुत धागेनुमा संरचनाओं का जाल बना होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन पदार्थ संगठित होकर गुणसूत्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये केंद्रक की संरचना हो गई। और हम आते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण केंद्र है क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं इसको हम कहते हैं जीन। तो जो डीएनए का खंड है जीन, उसमें विशिष्ट गुणों के लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक उपापचयी व अनजैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जंतु कोशिका में तारक काय होता है जिसकी सहायता से ये कोशिका का विभाजन करता है। डीएनए की पुनरावृत्ति जो कि जनन की मूल घटना है उसमें केंद्रक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अनुलेखन जिसको हम कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए में जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और अंत में कोशिका का विकास एवं परिपक्वन जो है वो केंद्रक में ही होता है। फिर बच्चों ये केंद्रक कितना अधिक विकसित है, कितना अधिक स्पष्ट है, इसके आधार पे हम दो प्रकार की कोशिका देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्राचीन, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राचीन केंद्रक है। प्राचीन का यहाँ मतलब है कि अल्प विकसित है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यू का मतलब होता है ट्रू या वास्तविक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। आइए हम इसमें अंतर देखते हैं। ये प्रायः आकार में बहुत छोटा होता है। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें ये आकार में बड़े होते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्रोमोसोम एक होता है, इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक हो सकते हैं। तीसरा अंतर ये है। चौथा अंतर, जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, जबकि इसमें लगभग सभी अंगक या कोशिकांग मौजूद रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्ली पुटिका के साथ होती है, जबकि इसमें सुविकसित एक कोशिकांग होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। छठा अंतर है कि वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त जो झिल्ली युक्त अंगक हैं, जो गोल्जी कॉय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे कोशिकांग जो झिल्ली युक्त होते हैं वो सब उपस्थित होते हैं। बच्चों ये देखिए एक बैक्टीरिया का उदाहरण है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें देखिए कोई भी केंद्रक की झिल्ली नहीं है और जो केंद्रक के बीच का आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिकाएं के रूप में बीच में ऐसे ही स्थित होता है। और भी जो अन्य कोशिकांग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो इसमें बैक्टीरिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है।
अब हम गृह कार्य ले लेते हैं, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य करिएगा बच्चों। ये पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से चित्र के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। इसमें आपको अंतर बताना है, दोनों में क्या अंतर होता है। विसरण और परासरण में अंतर बताना है। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु बताइए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा है, पौधों में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है। तो इस तरीके से ये गृह कार्य है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसको अवश्य करिएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई का भाग 1 पढ़ा। अब हम भाग 2 में जो विभिन्न कोशिकांग हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, ये दीक्षा ऐप है जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऐप है, और इसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी शिक्षण सामग्री और वीडियो मौजूद रहते हैं जो आपके पठन पाठन में बहुत ही सहायता करेंगे। इसके अलावा ये जो आपका ये जो वीडियो है ये YouTube चैनल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में मौजूद रहता है, जिसको आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। धन्यवाद।